हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में और मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। एक्चुअली ये जो आपका विषय है, जब हम मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं तो वहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट के द्वितीय जो भाग है जिसमें हम ज्योग्राफी या भूगोल का पोर्शन पढ़ते हैं, उसमें आपके मध्य प्रदेश का भी भूगोल को जो है सम्मिलित किया गया है। अब जब हम मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ते हैं तो वहां पर जो पहला ही टॉपिक है आपका, उसमें लिखा हुआ है प्रमुख भू आकार की प्रदेश नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में। ठीक है। तो जब प्रमुख भू आकार की प्रदेशों के बारे में हम पढ़ते हैं तो जो कि उनका हमें विस्तृत अध्ययन करना रहता है, तो उस अध्ययन को करने से पूर्व हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है दोस्तों, जो कि जब आप किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, जब किसी प्रदेश के बारे में आप उसकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस स्थान विशेष में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना या उनके संगठन के बारे में पता आपको चल जाता है। जब आपको चट्टानों की संरचना, उनके संगठन के बारे में पता चलता है तो निश्चित तौर पर आप उस प्रदेश में या उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली मृदाओं के बारे में भी आप जान सकते हैं। क्योंकि मृदा का निर्माण तो इन्हीं चट्टानों के अपरदन व अपक्षय के फलस्वरूप होता है। ठीक है। तो अगर आपको चट्टानों का पता चलेगा, चट्टानों के फलस्वरूप आप पता लगा लेंगे उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली मिट्टी का, और जब मिट्टी का पता लग जाएगा तो आप निश्चित तौर पर उस प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों के बारे में भी आप आसानी से जान सकते हैं। ठीक है। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन ये कि जिस किसी भी प्रदेश में जिस प्रकार की चट्टानें होंगी, उसी प्रदेश में उस चट्टान के आधार पर खनिज मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं बात करता हूं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान, मैं बात करूं धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो अगर आपको ये पता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान में धात्विक खनिज मिलता है या अधात्विक खनिज मिलता है, ठीक है, तो पहले आपको तो इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको अगर पता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है तो ये तो एक हमारे लिए खनिज हो गया, तो आपको पढ़ने की ऐसी आवश्यकता है नहीं अगर आपको पता है तो। अब आपको जब पता चल गया कि यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं तो यहाँ पर कौन सा अधातु मिलेगा, कोयला तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो उस स्थान विशेष में कौन कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं ये भी आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जितने भी आप ताप विद्युत ग्रह देखेंगे, क्योंकि कोयले पर आधारित ताप विद्युत ग्रह होते हैं, तो उन्हीं स्थानों पर देखेंगे आप जहां पर कोयला मिलता है, जो कि उद्योग स्थापित होने की जो मूलभूत आधारभूत जो आवश्यकता है वो एक खनिज होता है। ठीक है। और खनिजों की उपलब्धता जहां होती है वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे आप मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। अब इसी गोंडवाना लैंड के भाग होते हुए इसका मतलब है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका जो निर्माण है वो एक लंबी विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है। इस आधार पर हमारे मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना को अगर हम देखते हैं तो वहां निम्न प्रकार की चट्टानें हमें दिखलाई पड़ती हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की चट्टानों को देखें कि हमारे मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार की चट्टानें कहां कहां पर मिलती हैं, तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि आर्कियन क्रम की चट्टान, इसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर है कुड़प्पा क्रम की चट्टान, इसके बाद है विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर है गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसके बाद है दक्कन क्रम की चट्टानें, और सबसे लास्ट में लिखा है मैंने टर्शियरी युग की चट्टानें। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बस मन से लिख दिया है, इनका एक निश्चित क्रम भी बनता है, क्योंकि हमारी जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आर्कियन का मतलब होता है सबसे प्राचीनतम, मतलब जो हमारी प्राथमिक चट्टान है उस चट्टान को हम किस नाम से जानते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान के नाम से। फिर आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप धारवाड़ बनी, धारवाड़ के फलस्वरूप कुड़प्पा, इसके बाद विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन और फिर टर्शियरी। ठीक है दोस्तों। तो
अब मैं बात करता हूं जो हम पढ़ते हैं नंबर 1 में जो लिखा हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में। ठीक है, तो आप देखें ये मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश के मैप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो आर्यन क्रम की चट्टानें हैं, चूंकि अभी हम आगे जो हमारा जो हम अपनी मध्य प्रदेश की जब हम भौगोलिक विभाजन को पढ़ते हैं, भौगोलिक प्रदेशों को पढ़ते हैं, तो उन प्रदेशों में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। लेकिन जब वहां पर ये बात आएगी कि हमारा ये पठार हमारा, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, मालवा का पठार दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इस लेक्चर के माध्यम से पहले ही ऑलरेडी समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब नंबर 1 में शुरू करता हूं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो मूल रूप से हमें ये जो आपका टीकमगढ़ है, जो नया जिला बना हुआ है निवारी, या मैं ये कहूं कि हमें बुंदेलखंड के पठार में देखने मिलती है। ठीक है, तो ये आर्कियन का मतलब होता है सबसे प्राचीनतम। ठीक है, जो प्राथमिक चट्टान हुई वो हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और ये चट्टानें इतनी प्राचीन है कि वर्तमान समय में ये अपनी जो मूलभूत विशेषताएं हैं इनकी, वो लगभग ये पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि इनका इतना अपरदन व अपक्षय हो चुका है कि इनका जो मूल स्वरूप है वो लगभग समाप्त हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठार। कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, तो संभवतः इसमें आपका टीकमगढ़ हो गया, इसमें निवारी हो गया, और ये जो आपका दतिया है, इधर ग्वालियर है, इनका जो पूर्वी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को भी हम आर्कियन क्रम की चट्टानों में शामिल करते हैं। ठीक है, और इनकी विशेषताओं के बारे में जानना है आपको, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो चट्टानें हैं इनमें ना तो आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, ना ही खनिजांश पाए जाते हैं, मतलब कि इनमें किसी भी प्रकार के खनिज और जीवाश्म की उपलब्धता हमें प्राप्त नहीं होती है। फिर इसके बाद आते हैं हम, दूसरा है धारवाड़ युग की चट्टानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर इस चित्र को देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो ब्लैक से बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पर आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और साथ ही ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जबलपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया ये जबलपुर का क्षेत्र हो गया, और इसके साथ में यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर बालाघाट है, इसके बाद यहाँ पर सिवनी है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्र है। ठीक है, तो लगभग अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में कौन किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों। एक चीज और इनकी विशेषता ये है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें धात्विक खनिज ही मिलता है। ठीक है, धात्विक खनिज मतलब कि वो तांबा हो सकता है, वो मैग्नीज हो सकता है, वो लौह अयस्क हो सकता है। इस प्रकार के जो खनिज हमें मिलते हैं वो सर्वथा हमें कहाँ मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। एक्चुअली इन चट्टानों की, इस प्रकार की चट्टानों की जो सर्वप्रथम खोज की गई वो कहाँ की गई, वो कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान पर की गई, और उसी स्थान के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण क्या रख दिया गया, धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में इन जिलों में प्राप्त होती है। और अगर इनकी मैं और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दूं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जबलपुर में मिलती हैं उनको संकोली सीरीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो बालाघाट जिले में मिलती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उनको चिपली सीरीज के नाम से जानते हैं, और जो छिंदवाड़ा जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं उनको सौसर सीरीज के नाम से जानते हैं। इनका भी नामकरण स्थानीय जहां पर ये चट्टानें प्राप्त होती हैं उन्हीं के नाम के आधार पर इन चट्टानों का नामकरण हुआ है। हालांकि ये चट्टानें तो धारवाड़ ही है, लेकिन इनकी जो रासायनिक संरचना है उस संरचना में कुछ अंतर होने के कारण हमने इनको अलग अलग नामों से बांट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद ये रखना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो धात्विक खनिजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं नाम बताऊं कि आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में तांबे की सबसे बड़ी जो खदान है वो मलाजखंड है। ठीक है, और मलाजखंड की खदान कहां पर है, बालाघाट जिले में। फिर आप पढ़ते हैं कि मैग्नीज की भरवेली खदान, ये भी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट खदानों में से गिनी जाती है। तो ये जो खदानें हैं ये मिलती कहाँ है आपको, ये हमेशा आपको मिलेंगी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और इस साथ ही साथ जैसे कि हम पढ़ते हैं जबलपुर में आपको लौह अयस्क मिलता है, तो ये भी एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो कि हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है।
ठीक है, तो आपको इनके क्षेत्र याद रखने हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस किस हिस्से से या जिले में हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम थर्ड नंबर देखें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, अब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अब इनका क्षेत्र देखें तो आप इनका जब क्षेत्र देखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का, तो चूंकि इस प्रकार की जो चट्टानें हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई हैं, ये चट्टानें हमें सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होती है? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक स्थान से। और उसी स्थान के नाम पर इस प्रकार की चट्टानों का नामकरण क्या रख दिया गया? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अगर मैं जिले देखूं यहाँ मध्य प्रदेश में, तो ये लगभग आता है आपका सतना जिला आता है, इसके बाद पन्ना आता है, छतरपुर आता है। तो संभवतः इन जिलों को कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में शामिल किया जाता है। ठीक है, और कुछ हमें ग्वालियर के जिले से भी इस प्रकार की चट्टानें हमें मिलती है। मैंने आगे देखिए इनका क्लासिफिकेशन भी किया है कि जैसे हमने पढ़ा था अभी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हम स्थान विशेष के आधार पर हमने पढ़ा कि संकोली सीरीज, चिपली सीरीज, सौंसर सीरीज, उसी प्रकार से ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को भी हमने दो भागों में बांटा। एक ग्वालियर सीरीज की कुड़प्पा चट्टानें और दूसरा है बिजावर सीरीज की कुड़प्पा चट्टानें। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा प्री में ये क्वेश्चन मिलता है कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है या किस सीरीज की चट्टान में मिलता है, तो वो चट्टान है कुड़प्पा क्रम की, या सीरीज पूछता है तो हमेशा आंसर होगा क्या? बिजावर सीरीज की चट्टानों में। ठीक है, तो ये जो बिजावर सीरीज की चट्टानें ये हमें कहां से प्राप्त होती हैं? तो ये पन्ना हो गया, सतना हो गया और छतरपुर हो गया। ठीक है, तो इन जिलों से हमें बिजावर क्रम की सीरीजें प्राप्त होती है। बिजावर भी एक स्थान है जो कि हमें पन्ना जिले में मिलता है और उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया। और दूसरा है आपका ग्वालियर सीरीज की कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो ग्वालियर सीरीज की निश्चित रूप से उसके नामकरण के आधार पर आप देखेंगे तो वो हमें कहां से प्राप्त होती है? ग्वालियर से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद तो आपका आर्कियन हो गया, आपका धारवाड़ हो गया, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसे हम विंध्यन पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस विंध्यन पर्वतमाला का भी निर्माण विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानें जो है इनका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ठीक है, और ये जो चट्टानें हमें मिलती हैं ये अधात्विक खनिज हमें इन चट्टानों से प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज जैसे मैं बात करूं, आपका चूना पत्थर हो गया, ठीक है, आपका डोलामाइट हो गया, आपका जिप्सम हो गया। तो जितने भी आप अधात्विक खनिज देखेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं वो मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में मिलेंगे? आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर चूना पत्थर मैंने बोला, जिप्सम बोला मैंने, डोलामाइट बोला मैंने, तो ये मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो मोस्टली जितने भी आप सीमेंट उद्योग देखोगे तो वो इसी फील्ड में देखोगे जहां जहां पर ये विंध्यन रेंज फैली हुई है। ठीक है, और इस विंध्यन रेंज में आपको लाल बलुआ पत्थर भी मिलता है, और ये लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल जो हमारे ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में भी किया गया है, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। इन इमारतों का निर्माण में जिस लाल पत्थर का प्रयोग किया गया वो लाल पत्थर कहां से प्राप्त हुआ था? विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही। ठीक है दोस्तों, तो इसका विस्तार हालांकि यहां से लेकर के पूरा फैला हुआ है। ठीक है, जो आप देखते हैं यहाँ पे कि महू की जो चोटी है, जाना पाव, फिर आप आगे बढ़ते हैं देवास में जो पहाड़ी मिलती है, फिर आप भोपाल को देखते हैं, भोपाल भी पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो ये एक सीरीज बन जाती है, उसी सीरीज को हम नाम देते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के नाम से। इसके बाद दोस्तों पांचवा नंबर है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विस्तार हमें मध्य प्रदेश में देखने मिलता है वो दो स्थानों में देखने मिलता है, एक पूर्व की तरफ देखने मिलता है और दूसरा है आपका दक्षिण की तरफ। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो कार्बोनिफेरस काल में हुआ है, और इस प्रकार की चट्टानों में जो प्रमुख रूप से हमें जो खनिज मिलता है वो है आपका कोयला। ठीक है, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे आपका सीधी सिंगरौली और आपका आ जाता है शहडोल आ जाएगा, उमरिया आ जाएगा, इत्यादि इन जिलों को हम शामिल करते हैं। जबकि दक्षिण में जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इसमें आपका बैतूल शामिल किया जाता है, साथ ही छिंदवाड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों को हम शामिल
करते हैं। जैसे पेंच नदी घाटी है, उस नदी घाटी में भी हमें कोयला मिलता है, तो वो किसका हिस्सा हो जाता है, वो छिंदवाड़ा जिले का। तो यहाँ पर भी हमें कोयला मिलता है और इन क्षेत्रों पर भी हमें कोयला मिलता है। तो अब आप बताएं मुझे, मैंने अभी कुछ देर समय पहले बताया था आपको कि यहाँ पर कोयला मिलता है, तो जितने भी आप ताप विद्युत ग्रह देखेंगे, सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह हमें कहाँ देखने मिलता है, बैतूल में। क्यों देखने मिलता है, क्योंकि वहां पर जो पाथरखेड़ा कोयला खदान है, वहां से उसको कोयले की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, फिर आप उमरिया जिले में देखेंगे संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, वहां पर क्यों है, क्योंकि वहां पर भी कोयला है। फिर ऐसे ही आप सिंगरौली में देखेंगे कि वहां पर जो हमारा विंध्याचल सुपर ताप विद्युत ग्रह है, उसकी भी स्थापना की गई। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वहां पर उन उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे छठवें क्रम पे दक्कन क्रम की चट्टानें। ठीक है, दक्कन क्रम की चट्टानों का विस्तार हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। इसका विस्तार जो है वो लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिलता है। अब ये दक्कन क्रम की चट्टानें होती क्या है, तो एक चीज आपको याद रखना है, जो कि दक्कन का जब हम पठार पढ़ते हैं, दक्कन का पठार हमारे मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो करके और ये पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि जिलों तक में फैला हुआ है। ठीक है, उसका कुछ भाग हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही दक्कन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानें। अब बेसाल चट्टानें ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक चीज आपको पता है कि हुआ ये है यहाँ पर कि दक्कन क्रम की चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्भेदन के फलस्वरूप जब लावा निकलता है और बहता हुआ वो जब ठंडा होकर जम जाता है, तो लावे के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो आपकी दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानें होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना ये है कि मान लीजिए कि ये आपका ज्वालामुखी शंकु है और यहाँ पर आपका भरा हुआ है मैग्मा, और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, ये आपका धरातल है, और इस धरातल में जब ये लावा फैल गया, जब तक ये अंदर है पिघला हुआ पदार्थ वो मैग्मा है, और जब यही मैग्मा धरातल पर फैल जाता है तो वो आपका लावा कहलाता है। ठीक है, तो जब ये लावा धरातल की सतह के ऊपर फैलता है तो वो किस प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं, बेसाल चट्टानें। ठीक है, और जब ये मैग्मा जो धरातल के नीचे है निकलने के क्रम में ही वो यहाँ कहीं अगर वो ठंडा होकर के जम गया, क्योंकि हमारे धरातल के नीचे काफी सारी ऐसी दरारें पाई जाती हैं, और उन दरारों में जब ये मैग्मा भर जाता है और भरने के उपरांत वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के उपरांत जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम ग्रेनाइट चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो धरातल के नीचे जम गई तो वो ग्रेनाइट चट्टान हो गई, और जब वही लावा धरातल के ऊपर जम गया तो वो आपकी बेसाल चट्टान हो गया। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी भागों में दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानें ही पाई जाती हैं, और इसका निर्माण मैंने अभी बताया कि ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ज्वालामुखी में जो लावा पाया जाता है वो लावा एकदम पिघली हुई अवस्था में होता है, तो इस लावे में होते तो बहुत कुछ खनिज वगैरह हैं, लेकिन वो सब ऐसे घुली हुई अवस्था में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूंगी पानी में नमक घोल दीजिए, आप शक्कर घोल दीजिए, फिर उसको आप अलग करिए, तो अलग करने की विधियां तो है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से चट्टानें मिल रही कि गोंडवाना चट्टान कोयला है, हमने कोयला निकाल लिया। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं तो हमने निकाल लिया जो भी है, लेकिन यहाँ पर हमें जितने भी खनिज मिलते हैं वो सब पिघली हुई अवस्था में है, मिक्स रूप में है, तो उनका जो निष्कर्षण है वो निष्कर्षण थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र है, ये खनिजों की दृष्टि से कहें तो यहाँ पर हमें एक भी खनिज की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि खनिज है नहीं, खनिज तो है, लेकिन उनका निष्कर्षण बहुत महंगा होने के कारण इस क्षेत्र में खनिजों को हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, ना ही निकाल पाए हैं। इसके बाद ये समझ में आ गया आपको दक्कन क्रम की चट्टानें। इसके बाद है आपका टर्शरी युग की चट्टानें। तो जो टर्शरी युग की चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश में आप जितनी भी नदी घाटियां देखेंगे, चाहे वो नर्मदा नदी घाटी हो, चाहे वो सोन नदी घाटी हो, चाहे वो चंबल नदी घाटी हो, चाहे वो बेतवा नदी घाटी हो, इन सभी नदी घाटियों में जिस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी आपको वो टर्शरी युग की चट्टानें होंगी। और ये जो चट्टानें हैं ये नवीन चट्टानें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है एक बार फिर से कि मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, उस चट्टान की विशेषता क्या है,
उन चट्टान के आधार पर उस क्षेत्र विशेष में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, और उन खनिजों के अगर आप उपयोग भी कर सकते हैं तो उपयोग भी कर लें। तो इस तरह से ये आपकी मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना जो है वो कंप्लीट होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसी भूगर्भिक संरचना का प्रयोग हम आने वाले चैप्टरों में करते रहेंगे। जैसे कि हम अभी जो आप इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो भौगोलिक प्रदेशों में अगर हमने सिर्फ एक चीज ये बोल दी कि इस प्रदेश का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो इस पर आधारित आप बहुत सारी चीजों को अपने आप शामिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कि जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं तो खनिज मिलेगा कोयला, वहां पर कौन कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं ये भी आप बता सकते हैं। जैसे मालवा का पठार, आपको पता है कि दक्कन क्रम की जो बेसाल चट्टानें हैं, है ना, इनका विस्तार मध्य प्रदेश के संपूर्ण मालवा के पठार में हुआ है। अब इसी दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानों के अपर्दन व अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो आप बता सकते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो कपास के लिए उपयोगी होती है। अब कपास इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में होगा, तो कपास या सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण भी किस क्षेत्र में होगा? इस क्षेत्र में होगा या इस क्षेत्र में होगा? अरे निश्चित रूप से जहां कपास ज्यादा होता है वहीं पर सूती वस्त्र उद्योगों की प्रधानता होगी। तो आप देखेंगे कि हमेशा आप उज्जैन पाएंगे, आप इंदौर पाएंगे, आप देवास पाएंगे, इन जिलों पर सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण बहुतायत मात्रा में मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है और काली मिट्टी के आधार पर यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से हर चीजें एक दूसरे से लिंक हो। तो जब तक आप क्रमशः अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो वीडियो सीरीज है इसको आप अनिवार्य रूप से देखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए नहीं बल्कि प्री के लिए भी बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा वीडियो लेक्चर शुरू होगा वो मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक प्रदेश होगा। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।